Assalamualaikum. Welcome back to another video. In this video, we will talk about Middle English period, which was start from 1150 to 1500. Middle English period emerged after the Norman conquest. Basically, Middle English period को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. बिफोर एज ऑफ चौसर 1066 टू 1300 तक थी, और फिर एज ऑफ चौसर जो कि 1300 से 1400 तक, और उसके बाद आ जाती है आफ्टर चौसर या एज ऑफ रिवाइवल. मिडिल इंग्लिश पीरियड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से शुरू होता है, और एंग्लो नॉर्मन्स पर मैंने एक डिटेल वीडियो पीछे डाली है. उसमें डिटेल के साथ मैंने नॉर्मन्स को, उनके लिटरेचर को, उनकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया. मिडिल इंग्लिश अगर कवर करनी है तो जाहिर सी बात है इसके तीनों पार्ट जो हैं उनको भी कवर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बिफोर एज ऑफ चौसर इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये नॉर्मन्स कौन थे और ये कहाँ से आए थे. ये एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं वो बेसिकली एक वाइकिंग ट्राइब थी जिसने सबसे पहले फ्रांस पर हमला किया था, और फ्रांस का वहाँ पे उनका किंग था एम्पीरियर चार्ल्स. उसने बगैर किसी प्रोटेस्ट के उसने इनको कहा कि अगर आपने रहना है तो मैं आपको लैंड दे देता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि मैं कोई भी बैटल वॉर नहीं चाहता. तो ये जो वाइकिंग ट्राइब थी ये मान गए, और उसने किंग ने इनको एक नॉर्थ पार्ट में एक जगह थी नॉर्मैंडे, वहाँ पर इनको लैंड दे दिए अपना, जिसकी वजह से इनको नॉर्मन्स कहा जाता है. वहाँ पर जब ये रहने लग गए तो इन्होंने फ्रांस का कल्चर भी अपना लिया, उनके ट्रेडिशन को भी अपना लिया, उनकी लैंग्वेज को भी अपना लिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्होंने फ्रांस की औरतों से भी शादी कर ली. तकरीबन 200 साल तक इन्होंने फ्रांस में गुजारे, और उसके बाद इनका एक किंग है विलियम फर्स्ट. उसने कहा कि अब हम इंग्लैंड पर हमला करेंगे. तो उस विलियम फर्स्ट ने समुंदर के ज़रिए अपने 7000 सोल्जर, नॉर्मन सोल्जर्स को लेकर 700 जो समुद्री जहाज़ है उसके ज़रिए इसने इंग्लैंड पर हमला किया. अब वहाँ पे इंग्लैंड में पहले एक जो ट्राइब है वो रह रही थी एंग्लो सैक्सन्स की. तो एंग्लो सैक्सन जब वहाँ पे आए तो उन्होंने इंग्लैंड को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. तो उसमें से उनका एक पावरफुल जो पार्ट था वो था वेसिक्स. वेसिक्स में एक टाउन है हस्टिंग, वहाँ पर इन्होंने हमला किया था, जिसकी वजह से इस बैटल को बैटल ऑफ हस्टिंग भी कहा जाता है. इसी दौरान जो वहाँ का किंग था हार्लोट गॉडविंसन, उसकी डेथ हो जाती है, और इसी तरह जो नॉर्मन है इन्होंने इंग्लैंड को फतह कर लिया 1066 में. ये तो होगी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कि किस तरह वो आए और कहाँ से आए. अब देखते हैं कि किस तरह ये इंग्लैंड में रहे, इन्होंने किस तरह उनकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, किस तरह उनके कल्चर को इन्होंने इंग्लैंड को टोटली चेंज कर दिया था आते. तो उस टाइम पीरियड में इनकी जो लैंग्वेज थी इनकी फ्रेंच थी, और जो नेटिव्स थे वहाँ के उनकी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी. तो इनके जो किंग है विलियम, उसने फिर अपने आप को एक निक नेम दे दिया था विलियम द कॉन्करर. तो इसने कहा कि ऑफिशियल जगहों पर या कहीं भी कोई भी बड़े टाउन है, कोई भी ऑफिशियल जगह है, वहाँ पर हम फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएगी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी. उसी दौरान वहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ भी बनी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, और वहाँ पर इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाना शुरू कर दिया था. इन यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लोग उसको ख़रीद नहीं पा रहे थे. उस वजह से फिर ये फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश को इन्होंने मिलाकर एक नई लैंग्वेज तब बनी थी जिसको एंग्लो नॉर्मन्स कहा जाता है. उसके बाद 1066 में मिडिल इंग्लिश पीरियड भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये इन बिटवीन लैंग्वेज थी. इसी तरह ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया, और मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है वो स्टार्ट हो गया. उसके बाद इनकी जो लिटरेचर था वो इटालियन, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच इन लैंग्वेजेस में लिखा जाता था. तब इनका जो स्टाइल था और इनका जो जॉनरा था वो पोइट्री, प्रोज, प्लेस और ड्रामा. पोइट्री और प्रोज तो एंग्लो सैक्सन्स उन्होंने स्टार्ट की थी, उनके टाइम पीरियड में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एंग्लो नॉर्मन्स ने आकर प्लेस और ड्रामास भी स्टार्ट कर दिए. उसके अलावा एंग्लो सैक्सन जो है वो रिलीजन पर ज़्यादा बात करते थे, और उनका जो लिटरेचर था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था. ऑन द अदर हैंड जो एंग्लो नॉर्मन्स हैं ये एक चेंज लेके आए. इन्होंने एक थीम रखा रोमांस. इनके लिटरेचर ने जंप किया रिलीजन टू रोमांस. ये रोमांस उस तरह का नहीं था, ये अपने वतन के साथ मोहब्बत का उसके बारे में ये प्लेस और ड्रामाज और पोइट्री वगैरह करते थे. उसके बाद इनके थीम्स में मिरेकल्स आ जाते हैं. मिरेकल्स जो इनके प्लेस थे उसमें ये बाइबल वगैरह के बारे में बात करते थे. उसके बाद इनके जो मोरालिटी प्लेस होते थे उनमें ये सोसाइटी के बारे में बात करते थे, गुड वेस बैड के बारे में बात करते थे. उसके बाद इनके लिटरेचर की एक करेक्टरिस्टिक है कि वहाँ तब लोग जो थे जो लिख रहे थे वो बेतुकी चीज़ें नहीं लिख रहे थे, वो वाइस माइंड लोग थे, लॉजिकल राइटिंग हो रही थी उस टाइम में. यहाँ पे एक और बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि एक सक्रेटिक डायलॉग इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था उस टाइम पीरियड में. लॉजिक, रीज़न और डिबेट के बारे में लोग लॉजिकली बात करना स्टार्ट कर रहे थे, और उनकी राइटिंग भी लॉजिकली ही लिखी जा रही थी. कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात कर ली, इनकी लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में बात कर ली. इनके अब ऑथर और वर्क के बारे में बात करते हैं कि विलियम जो लैंगलैंड है, मैंने आपको बताया, इसने यूज़ किया था ह्यूमर को टू शो करप्ट सोसाइटी, और इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है अवियन ऑफ पियर्स फॉर अ फ्लोमैन. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट राइटर था जॉन गोवर. ये मोरालिटी प्लेस इसने लिखे थे, और इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कन्वेंशन एमेनिटीज.
उसके अलावा एक जॉन वाइस्लिफ था, उसने उस टाइम पीरियड में पहली दफ़ा बाइबल की ट्रांसलेशन की थी इंग्लैंड में। एक बात वहाँ ये मैं बताना भूल गई कि जब ये एंग्लो नॉर्मन्स आए थे ना, उस टाइम पीरियड से 1066 से 1200 तक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बैन कर दी गई थी। इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया था। 1200 के बाद से दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी वर्क्स में यूज़ करना स्टार्ट किया गया। अब बिफोर एज ऑफ चौसर तो कवर हो गई, अब आमद होती है जेफरी चौसर की। इससे पहले हम एज ऑफ चौसर से पहले चौसर की थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। चौसर का पूरा नाम था जेफरी चौसर। ये इनकी बर्थ हुई थी 1340s में लंदन में। वैसे इनकी एक बर्थ बताई जाती है 1342 और 1343, लेकिन ऑथेंटिक 1340s मानी जाती है। ये एक लंदन के एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे। ही वॉज अ पोएट, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट। He was the son of John Chaucer, a successful wine merchant, which provided him with a comfortable upbringing. इनका जो सरनेम है वो कहाँ से आया? The surname Chaucer has come from French word chausseur, which meant shoemaker. It suggests that the family originally made shoes. इनकी जो फैमिली है वो बेसिकली शू मेकर्स की थी, लेकिन इसका जो फादर है जॉन चौसर वो एक वाइन मर्चेंट था। उनकी जो मदर है एग्नीस कॉप्टन फ्रॉम अ रिच फैमिली, वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। अब चौसर की बायोग्राफी, इसकी अर्ली लाइफ तो डिस्कस होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एजुकेशन को। Chaucer's education is believed to have begun at home and later progressed to formal schooling. He may have attended the universities of Oxford or the University of Cambridge, क्योंकि 1200 में ही ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों बन चुकी थी, तो शायद 1340 में जो चौसर हैं उसकी पैदाइश होती है, तो शायद इन्होंने ये भी यूनिवर्सिटीज़ अटेंड की हों। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि शायद इन्होंने की है कि नहीं। उसके अलावा his education would have included Latin, French and possibly Italian, as well as exposure to classical literature and philosophy. मैंने पहले बताया he was poet और philosopher, तो इन्होंने philosophy को भी पढ़ा और लिखा इसके बारे में भी। Entry into public life. अब इनकी एजुकेशन होगी, अर्ली लाइफ होगी, अब ये अपने पब्लिक लाइफ में किस तरह एंटर हुए। एट अ यंग एज चौसर बिगेन वर्किंग एज अ पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ द काउंटेस ऑफ अल्स्टर। 17 साल की उम्र में ही इन्होंने रॉयल कोर्ट में काम करना शुरू कर दिया था, विच प्रोवाइड हिम विद द कनेक्शन टू द नोबिलिटी एंड एक्सपोजर टू कोर्ट लाइफ। दिस अर्ली एक्सपीरियंस हेल्प हिम डेवलप द सोशल स्किल्स एंड नॉलेज दैट वुड लेटर इन्फॉर्म हिज राइटिंग। 17 साल की उम्र में ही इन्होंने रॉयल कोर्ट ज्वाइन कर ली थी, तो इनके जो लिटरेचर है, इनके जो वर्क्स हैं, उसमें इसका भी टच जो है वो नज़र आता है। उसकी जो इनकी मैरिज और फैमिली के बारे में बात करें तो अराउंड 1366 चौसर मैरिड फिलिपा रॉयट, हु वाज अ लेडी इन वेटिंग टू द क्वीन। Their marriage connected him to influential circle and they had several children, which would shape his perspective on family and society. इनके अर्ली करियर के बारे में बात करें तो चौसर्स अर्ली करियर इंक्लूडिंग वेरियस रोल्स इन पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग कस्टम ऑफिशियल एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के भी मेंबर रहे थे। These positions provided him with insight into the political and social issues of his time, which would later appear in his literary works. He also undertook several diplomatic missions to various European countries, including France and Italy, which broadened his horizon and exposed him to different cultures and literary traditions. These experiences enriched his knowledge of languages and literature, influencing his own writing. उसके अलावा कहा जाता है कि चौसर ने आर्मी भी ज्वाइन की थी, जिस टाइम 100 ईयर वॉर चल रही थी, वो एज ऑफ चौसर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने मिलिट्री में भी सर्विसेज में काम किया था। चौसर सर्व एज अ सोल्जर ड्यूरिंग द 100 ईयर वॉर, स्पेसिफिकली इन द लेट 1350s. He was part of the English army that fought against the French and participated in the Siege of Calais in 1356. His military experiences likely exposed him to a range of social classes and experiences, which influenced his writing style and theme. अब बात कर लेते हैं चौसर के कुछ लिटरेरी वर्क्स के बारे में। सबसे पहला वर्क है द बुक ऑफ द डचेस, one of his earliest major work, written around 1368 to 1372. It is an elegy for Blanche of Lancaster, the wife of John of Gant. It reflects the theme of love and loss. Second का वर्क है The Parliament of Fowls, FOWLS, written around 1380s. This poem explored theme of love and the nature of relationships set within a dream vision. उसके बाद जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क माना जाता है वो है द कैंटरबरी टेल्स, written in the late 14th century. Is a collection of stories told by a group of pilgrims traveling to Canterbury. Tales encompass a wide range of themes including love, morality and the social criticism, showcasing the diversity of medieval society. इनका ये जो वर्क है वो आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। उसके बाद इनकी एक नैरेटिव पोएम है ट्रोलियस,
जो कि 1380s में लिखी गई थी। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो कि एक ट्रोजन वार के दौरान हुई थी और इन्होंने इस पे लिखा था। अब बात कर लेते हैं इनकी डेथ की। He was died on October 25, 1400. He is often referred to as the father of English literature. Chaucer's contribution to poetry and storytelling have had a lasting impact on English literature. जी, तो जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पोएट इन इंग्लैंड टू राइट द पोइट्री इन अ लैंग्वेज विच वॉज द रियल लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मतलब लैटिन, ग्रीक और फ्रांस, वो उनकी उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस थी, इन्होंने उस टाइम पीरियड में उन्हीं लैंग्वेजेस में इन्होंने अपनी पोइट्री जो है वो लिखी। और इन्होंने सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा ताकि वहाँ के जो नेटिव्स थे एंग्लो सैक्सन्स, तो वो भी आसानी से उसको पढ़ सकें। अब डिस्कस कर लेते हैं एज ऑफ चौसर को। The 14th century is known as the age of Chaucer. He was a great writer who is not only of an age but of all the ages. It was the age of transition, a transformation of medieval to the modern times, the great age of enlightenment and prosperity. But initially, during the Middle Ages, the people of England were not much satisfied with the so-called religious, political and social principles. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंग्लो नॉर्मन्स थे या ओल्ड इंग्लिश पीरियड था या लिटरेचर था, उस टाइम पीरियड में रिलीजन ज़्यादातर फोकस था, हीरोइज्म पर ज़्यादातर फोकस था, उस पर ज़्यादातर बात की जाती थी, लिखा जाता था। और जब ये एंग्लो नॉर्मन्स आए तो इन्होंने रिलीजन से ये डाइवर्ट हो गए थे। इन्होंने अपना एक नया थीम जो है वो बनाया रोमांस का, इन्होंने पेट्रियोटिज्म पे बात करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद दो एज ऑफ चौसर में मॉरलिटी पे बात होना स्टार्ट हो गई। इसी तरह डिफरेंट चेंजेस आ गए और रिलीजन से काफ़ी इनका फोकस जो था वो हट गया था। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। His poetry can be broadly categorized into three main parts, each reflecting different themes and styles. First, his early poetry. उसमें इनका एग्जाम्पल आ गया The Book of the Riches and The House of Fame. Chaucer's early works are often influenced by the French poetic tradition and are characterized by their allegorical nature. They explore themes of love, dream and loss. इनके जो नोटेबल वर्क हैं, एक तो मैंने बताया द बुक ऑफ डचेस, ये एक एलजी है दैट मॉर्न्स द डेथ ऑफ ब्लैंच ऑफ लैंकेस्टर, शोकेसिंग चॉसर्स अर्ली एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीफ एंड रोमांटिक आइडियलिज्म। का जो पोइटिक वर्क है वो एक मेनली 3 पीरियड में डिवाइडेड है, इसका जो पोइटिक कैरियर है। फर्स्ट है फ्रेंच, सेकेंड है इटालियन एंड थर्ड इंग्लिश। Chaucer's literary career can be divided into 3 main poetic periods based on the influences of different culture and languages, French, Italian and English. Each period reflects his travel studies and the evolution of his writing. सबसे पहला जो पीरियड है वो फ्रेंच पीरियड। Chaucer's early works was heavily influenced by French literature, particularly the courtly love tradition, क्योंकि 17 साल की उम्र में इन्होंने रॉयल कोर्ट जो है वो ज्वाइन कर लिया था। So he likely encountered this style during his time in France, where he served as a soldier and diplomat in the late 14th century. His early poems, such as the Book of Duchess, show the influence of French poets like Guillaume de Magent. In this period, Chaucer focused on theme of love and chivalry, often employing ornate language and structure typically of French poetry. उसके बाद इनका आ जाता है इटालियन पीरियड, जो कि 1370s में शुरू हुआ था। Chaucer traveled to Italy, where he was exposed to the works of great poets like Dante, Petrarch, and Boccaccio. This period marked a significant evolution in his writing style as he began to incorporate Italian narrative techniques and themes into his work. Notable poems from his period include The House of Fame and The Parliament of Fowls, which reflect his growing sophistication in storytelling and character development. The influence of Italian literature encouraged Chaucer to explore more complex themes and human emotions. Third, इसका टाइम पीरियड आ जाता है इंग्लिश पीरियड। Chaucer's final period is characterized by his decision to write primarily in English, making literature more accessible to the general public. His most famous work, The Canterbury Tales, was written during this time and showcases a diverse range of characters and stories. This collection reflects his deep understanding of English society and its various classes. By using the vernacular,
Chaucer helped elevate the status of English literature, paving the way for future writers. Chaucer's travels and studies in different parts of Europe enriched his literary voice, allowing him to blend various influences into a unique style. His ability to adapt and innovate contributed to his lasting legacy as the father of English literature. कुछ चीफ इवेंट्स जो हैं वो इस एज के हैं, जिसमें आ जाता है द 100 Year War, पीजेंट रिवॉल्ट एंड ब्लैक डेथ और द चर्च। सबसे पहले द 100 Year War इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 100 Year War है 1337 से 1453 चली थी और फ्रांस और जो इंग्लैंड है इनके दरमियान थी। इसके दौरान काफ़ी बैटल ऑफ वॉर और भी हुई हैं, ये नहीं मुसलसल नहीं चली, लेकिन रुक रुक कर ये जो वॉर है वो 100 ईयर तक चली थी। Under the able and warlike guidance of King Edward III, England won a number of glorious victories. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो जोफ्री चौसर है इसने 3 टाइम पीरियड देखे थे किंग रूलिंग के। पहला था एडवर्ड थर्ड का जो कि 25 जनवरी 1327 और 21 जून 1377 तक रहा। सेकेंड टाइम पीरियड है रिचर्ड टू का जो कि 22 जून 1377 से 29 सितंबर 1399 तक रहा। और थर्ड जो टाइम पीरियड था वो था हेनरी फोर का जो कि 30 सितंबर 1399 टू 20 मार्च 1430 तक रहा था, चौसर की डेथ के बाद तक। नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक। सो द फ्रेंच माइट क्रम्बल्ड एंड एडवर्ड थर्ड वाज once acknowledged even the king of France, but later after his death and with the succession of the incompetent Richard II, the English might waned and the French were able to secure tangible gains. The war influenced the English character in the following 2 ways: the fostering of the nationalistic sentiments and the demolition of some social barriers between different classes of society. बात करें अगर द एज ऑफ शिवलरी की, शिवलरी मीन्स द सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज सच एज लॉयल्टी, नोबिलिटी, ओनरशिप एक्स्ट्रा. द एज ऑफ शिवलरी वाज स्टार्टेड आफ्टर द 100 Year Wars. Captain Rackett observes, Chaucer's England is still characteristically medieval, and nowhere is the conservative feeling of more strongly marked than in the persistence of chivalry. This strange amalgam or a mixture of love, war, and the religion, so far from exhibiting any signs of decay, reached perhaps its full development at this time. इस इंसिडेंट के बाद आ जाता है द ब्लैक डेथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसका इंसिडेंट प्लेग था जो कि 14th सेंचुरी में फैला था और इसको बुबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी, माइट बी मिलियंस। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? द ब्लैक डेथ इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड स्प्रेड थ्रू ट्रेड्स रूट रीचिंग यूरोप बाय मिड 14th सेंचुरी। सेंट्रल एशिया से ये आया था और मिड 14th सेंचुरी में यूरोप में भी फैल गया वहाँ पे आके। इट वॉज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्शेनिया पेस्टिस। ये एक बैक्टीरिया यर्शेनिया पेस्टिस, इसकी वजह से ये आया था, विच वॉज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लीज दैट लिव्ड ऑन रैट्स। रैट्स के ऊपर फ्लीज जो बैठती थी उनकी एक बीमारी थी, उसकी वजह से ये जो प्लेग है ये इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया। इसका टाइमलाइन देखें तो द प्लेग अराइव्ड इन यूरोप इन 1347 एंड स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से ये फैल गया था, लीडिंग टू मैसिव मोर्टेलिटी रेट्स. It is estimated that between 25 million to 30 million people died in Europe alone, which was about 1/3 of the population at that time. उस टाइम की 1/3 पॉपुलेशन थी यूरोप में जो इस प्लेग का शिकार हुई और उनकी डेथ हो गई थी. इसके जो सिम्टम्स होते थे उसमें फीवर होता था, चिल्स, वीकनेस, स्वॉलन लैम्स, स्नूट, जिसकी वजह से इसको बुबोनिक कहा जाता है, which is where the name bubonic comes from. So there was also forms of the plague such as pneumonic and septicemic, which affected the lungs and blood respectively. इसका सोसाइटी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट था, डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए थे, सोशल चेंजेस आए थे और कल्चरल इम्पैक्ट भी इस पर पड़ा था. तो डेमोग्राफिक जो चेंजेस थे उसमें द मैसिव डेथ ऑफ to labor storage which caused economical shifts, workers could demand higher wage and some feudal system began to decline. Socially changes इसमें इस प्लेग के बाद आए थे. The plague caused widespread fear and panic, leading to social unrest and changes in religious attitudes. Many people turned to religion, while others blamed minority groups, leading to persecution. ये भी अभी भी कहा जाता है कि थोड़ा सा किसी पे वबा आ जाए कुछ भी तो लोग ज़्यादा रिलीजन की तरफ रिजू कर देते हैं. तो यहाँ पे भी सोशली चेंज यही आया था कि लोग जो हैं वो ज़्यादा रिलीजन की तरफ जाना शुरू हो गए
उसके बाद इनका कल्चरल चेंज आया था। द ब्लैक डेथ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। इसका लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, विच थीम्स ऑफ डेथ एंड मोर्टेलिटी बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट। फिर इसी वजह से जो डेथ और मोर्टेलिटी इस तरह के थीम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए थे। फिर इसमें एक आ जाता है चौथा इंसिडेंट, पीजेंट रिवोल्ट एंड रिबल अनरेस्ट। जब ये प्लेग आया था इसकी वजह से जैसे कि देखें 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो उसकी डेथ होगी, वो इस वबा का शिकार हुए थे। काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी और काफ़ी सोशली कल्चरली चेंजेस आए थे। तो इसी वजह से जो पीजेंट्स रिवोल्ट वहाँ पे लेबर अनरेस्ट शुरू हो गई थी। वन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द pestilence was the acute shortage of the working hands. The socio-economic system of England lay hopelessly paralyzed. Labourers and villains who happened to survive started demanding much higher wages, but neither their employers nor the kings nor parliament was ready to meet these demands. This occasioned a great deal of resentment, which culminated in the Peasant Revolt in 1381, during the reign of Judge John Ball preached the dignity of labor and asked the nobles, when Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? ये कोटेशन है जो उसने बोली थी। उसके बाद एक और इंसिडेंट यहाँ पे आ गया, उसको कहते हैं द चर्च। इन द एज ऑफ चॉसर द कंडीशन ऑफ द चर्च वॉज वेरी बैड. इट बिकम अ hotbed of profligacy, corruption and materialism. The priests were also included in the bad deeds. A contemporary of Chaucer said about the priest, our priests are now blind, dark, and beclouded. There is neither seven crown. यहाँ पे अब कंटेम्परेरी जो हैं चौसर के, उनके बारे में बात आ गई है, तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि कौन कौन से कंटेम्परेरी थे चौसर के. Records concerning the lives of his contemporaries William Langland and John Gower are practically non-existent since Chaucer was a public servant. His official life is very well documented. इसका ज़्यादातर जो कंटेम्परेरी विलियम लैंगलैंड, ये ज़्यादातर जो है वो इसके बारे में बात की जाती है. ये इसका कंटेम्परेरी था. So this widespread and deep-rooted corruption had already begun to provoke the attention of some reformists, the most prominent of whom was John Wycliffe. John Wycliffe, 1322-84, has been called the morning star of the Reformation. He started what is called the Lollards movement. His aim was to eradicate the evil and corruption from the church and to take Christianity back to its original shape. He, with his discipline, translated the Bible from Latin into the native tongue to make its teaching accessible to the common masses. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जॉन वाइसलिफ है, ये पहला जो है राइटर था जिसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था उनकी नेटिव टंग में. हालांकि ये इजाज़त नहीं थी, लैटिन में लिखी गई थी बाइबल, तो ये इजाज़त नहीं थी कि बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन इसने किया था क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर उनका रिलीजन से फोकस हट गया था. इसी वजह से तो इनका एम था कि वो क्रिश्चियनिटी को दोबारा से लेकर आएँ, जो उसकी असल में ओरिजिनल शेप है उसमें. उसके बाद आ जाती है द न्यू लर्निंग. चॉसर्स एज स्टैंड्स बिटवीन द मिडिवल एंड द मॉडर्न लाइफ इन वे दैट देयर वाज इन दिस एज सम शॉर्ट ऑफ अ माइनर रेनेसा शुरू हो गया था. The dawn of real Renaissance in England was yet 2 centuries ahead, yet in the age of Chaucer there are signs of growing influence of the ancient on native literature. इनको morning rising star of Renaissance भी कहा जाता है Chaucer को. Chaucer's own poetry was influenced by the Italian writer Boccaccio and to a lesser extent Petrarch. इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था. चौसर ने इंग्लिश ज़ुबान को एक नया रूप दिया. उन्होंने एंग्लो नॉर्मन और लैटिन के असर को ख़त्म करते हुए इंग्लिश को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, जो कि इस ज़बान को एक लिटरेरी लैंग्वेज बनाने में मददगार साबित हुई. लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें तो चौसर ने जो इसके मुखालिफ लिटरेरी फॉर्म्स थी जैसे कि एलिगोरी और स्टायर को इस्तेमाल किया. उनका जो एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, एक नैरेटिव पोइट्री है, इन्होंने एक नए अंदाज में इसको इंट्रोड्यूस किया जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोइटिक फॉर्म्स थी, इन्होंने डिवाइसेस जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस उनको यूज़ किया. करेक्टराइजेशन की बात करें तो उन्होंने करेक्टर्स को बहुत ही रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाया. इसी वजह से उनके जो वर्क्स हैं वो आज भी लोग पसंद करते हैं. आज भी उनके जो वर्क्स हैं वो बहुत फेमस हैं, लोग इसको ज़्यादातर पढ़ते हैं. वो कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल डेप्थ को समझ के उन्होंने इस तरह लिखा है कि जो रीडर्स हैं वो इजीली जो उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है उनके साइकोलॉजिकल डेप्थ को समझ सकें. कहते हैं कि चौसर का डिफरेंट एजेस पर क्या इन्फ्लुएंस था.
मिडिल एजेस में तो हमने इसका पूरा पढ़ लिया। तो रेनेसां जो है वो 15th to 17th सेंचुरी में शुरू थी। रेनेसां के दौरान चौसर का जो काम था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बना। इस वक्त जो राइटर्स थे जैसे कि शेक्सपियर था, उनकी कहानियाँ, उनके जो करेक्टर्स हैं वो भी चौसर से इंस्पायर हुए। चौसर की नैरेटिव स्टाइल और करेक्टर डेवलपमेंट ने रेनेसां के राइटर्स को एक नई सोच दी, जैसे उन्होंने प्लेज और पोएम्स में इस्तेमाल किया। उनका काम इंग्लिश लिटरेचर को एक नया रूप देने में मददगार साबित हुआ। उसके बाद रेस्टोरेशन एज जो 17th सेंचुरी में शुरू हुई, इसके दौरान भी चौसर के जो वर्क्स थे उसको पॉपुलैरिटी मिली। उस वक्त के जो ड्रामेटिस्ट थे और पोइट्स थे वो चौसर के थीम और स्टाइल्स को इस्तेमाल करते थे, और उनके जो वर्क्स थे उनमें ह्यूमर और स्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है। 18th सेंचुरी में भी चौसर को एक क्लासिकल राइटर के तौर पर दिखाया गया है। उनके जो वर्क्स को स्टडी किया गया, उनकी राइटिंग्स को समझने की कोशिश की गई थी। इस वक्त उनकी जो वर्क्स थे उनको एनालिसिस करना शुरू कर दिया था। उसके बाद विक्टोरियन एरा आ गया 19th सेंचुरी में। उस दौरान भी इसका जो चौसर का वर्क है, उसकी जो काम है उसका रिवाइवल हुआ। इस वक्त उनकी जो वर्क्स थे उसको अडॉप्ट किया गया, उनके थीम्स को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझा गया और लिखा गया। राइटर्स जैसे कि थॉमस हार्डी और जॉर्ज इलियट थे, उन्होंने वो भी चौसर से इंस्पायर हुए थे। 20th सेंचुरी और बियॉन्ड चौसर के काम पर कोई क्रिटिक हुई। उनके जो वर्क्स थे मॉडर्न अडेप्टेशन और इंटरप्रिटेशन किए गए। उनके काम आज भी लिटरेचर और कल्चर स्टडीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है। चौसर को समझने की कोशिश अब भी जारी है और उनका जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है वो आज भी नज़र आता है। इनका चौसर इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो एज ऑफ चौसर के बाद एज ऑफ रिवाइवल जो है वो शुरू हुई थी 14th सेंचुरीज में। The age of revival often refers to a period in history characterized by a renewed interest in art, culture and learning, typically associated with Renaissance. ये Renaissance की beginning भी कहा जाता है इसको। The Renaissance began in the 14th century in Italy and spread across Europe, lasting until the 17th century. It marked a significant cultural movement that emphasized humanism, individualism and return to classical knowledge from ancient Greek and Rome. इनका जो ज़्यादातर फोकस था वो ह्यूमनिज्म पे था, a focus on human potential and achievement, shifting the emphasis from religion to secular themes in art and philosophy. Artists like Leonardo and Vinci created masterpieces that showcased realism, perspective, and human emotions. This era saw advancement in science with figures like Galileo challenging old beliefs about the universe. Literature, writers like Dante, Petrarch, and Shakespeare explored human experience and emotion through their works. I hope आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट में हम रेनेसां एज को कवर करेंगे।